अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब कल एक 7 रुकनी बेंच के सामने उन दरख्वास्तों को लगा दिया है जिनमें कुछ MNAs और MPs ने अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था। ये वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अखबारात में भी इश्तिहार दिया था और कहा था कि जो लोग 62(1)(f जो आइन की शिक है उसके तहत ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट से किसी फ़ैसले से मुतासर हुए हैं तो वो लोग भी इस केस में फ़रीक बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कल ये जो मामला लगाया है इसकी बुनियाद एक MNA और एक MPA की तरफ से दी गई एक अपीलें थी जिनमें उन्होंने डिग्री जाली होने के इल्ज़ाम में अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज कर रखा था। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा ने यह सवाल उठाया था कि आया पार्लियामेंट की तरफ से जो 62(1)(f के आइन के शिक की तशरीह की गई है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, क्या उस तरमीम के बाद ये ताहयात नाअहली बरकरार है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो पार्लियामेंट ने तरमीम की थी उसके तहत 62(1)(f के तहत जो नाअहली है उसकी मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। इस पार्लियामेंट की कानून साजी का सबसे बड़ा फ़ायदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को पहुँचना था कि जिनको पानामा केसेस में ट्रायल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने अकामा के एक केस के अंदर ताहयात नाअहल करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तरफ पार्लियामेंट की तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत ताहयात नाअहली 62(1)(f के तहत नहीं होगी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फ़ैसले हैं जिनमें कहा गया था कि अगर कोई भी शख्स नाअहल करार पाता है करप्शन के इल्ज़ाम में तो वह ताहयात नाअहल होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुज़श्ता समात में जनवरी के पहले हफ्ते में सुनने का ऐलान किया था और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी इस हवाले से नोटिस जारी किया था। कल 2 जनवरी साल 2024 का दूसरा दिन इस केस की समाअत और इस पर चंद दिनों में फ़ैसला होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐलान करदा इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जिन कागजात नामज़दगी के मुस्तरद हुए हैं और जो मंजूर हुए हैं उन दोनों के ख़िलाफ़ अब अपीलें इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने दायर की जा रही हैं। और 3 दिन बाद यानी 3 जनवरी को अब उसके बाद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं वो बाकायदा जो कागजात नामज़दगी हैं मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के उनके कबूल होने या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत करेगा और 10 जनवरी से पहले इन तमाम अपीलों का फ़ैसला होना है इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक। अब अगर नवाज़ शरीफ के कागजात नामज़दगी मंजूर किए गए हैं तो यकीनी तौर पे कल यानी परसों 3 तारीख तक एतराज़ात जमा हो सकते हैं। और अगर किसी ने ये एतराज़ उठाया नवाज़ शरीफ के ऊपर कि ये तो ताहयात नाअहल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है, तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने सवाल पैदा हो जाएगा कि जो पार्लियामेंट ने 62(1)(f के कानून में तरमीम की है और ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली तक महदूद कर दिया है, तो क्या पार्लियामेंट का कानून चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि करप्शन के केस में नाअहल होने वाले और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को भी उन्होंने लाइफ टाइम उसको बैन लाइफ टाइम नाअहल ताहयात नाअहल करार दिया था। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने भी 10 जनवरी से पहले अब इन तमाम एतराज़ात और इन अपीलों का फ़ैसला करना है। इसलिए कल जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी तरफ से भी जल्द फ़ैसला आना ज़रूरी है। अब कल जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा कर रहे हैं और उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। इस बेंच की तश्कील को देख के ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि ये तमाम वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जो एक तवील अरसे से एक ख़ास ज़ाविये से ताहयात नाअहली को देखते रहे हैं और अपने मुख्तलिफ़ रिमार्क्स में इन्होंने इस बात की तरफ बराह रास्त तो कोई राय नहीं दी, मगर ये ज़रूर इशारा किया कि ये ताहयात नाअहली इंतहाई सख्त है और ये ऐसे नहीं होनी चाहिए।
तो ये लगता है कि आज कल 2 जनवरी को जब इस केस की समाअत होगी, अटॉर्नी जनरल भी पहले से नोटिस में हैं और दीगर तमाम अफराद को भी जो कहा गया था अखबार में शाया शुदा नोटिस की मदद से कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, तो कल ही इसके ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। और इस बात का इम्कान है कि अगर इन दरख्वास्तों का या ताहयात नाअहली का कोई हतमी फ़ैसला ना आया तो अबूरी तौर पे जो ये ताहयात नाअहली है, जो पार्लियामेंट का कानून है, उसको बरकरार रखा जाएगा और उसको तरजीह दी जाएगी। वगरना फिर आइंदा चंद दिनों में इस बात का भी इम्कान है कि ये 7 रुकनी जज मुत्तफ़िक़ा तौर पे या 5 या 6-1 की अक्सरियत से ताहयात नाअहली का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको एक साइड पे कर दें, क्योंकि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फ़ैसला दिया था वो महज एक 5 रुकनी जजेस का बेंच था और उसमें ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ भी जो है ताहयात नाअहल हैं और ये वो अकामा का केस था। तो कल अगर ये ताहयात नाअहली का ऊपर समाअत शुरू होती है और इसके ऊपर फौरी तौर पे चंद दिनों के अंदर कोई फ़ैसला भी आता है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा पनामा स्कैंडल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम कार्रवाइयों का कि जिसके बाद नवाज़ शरीफ को चीफ जस्टिस उस वक्त जो जज थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने बग़ैर किसी ट्रायल के नवाज़ शरीफ को पहले तो नाअहल किया 2 जजों ने और बाकी 3 जजों ने मामला एहतसाब अदालत भेज दिया। मगर फिर उसके बाद जो अकामा वाला मामला था उसमें नवाज़ शरीफ को बग़ैर किसी ट्रायल के जो है ताहयात नाअहल करार दिया और डिसक्वालीफाई कर दिया, जिसके बाद नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार भी होना पड़ा था और फिर शाहिद खाकान अब्बासी को 8 या 9 महीनों के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म नून लीग की तरफ से बनाया गया था। तो कल का दिन ये बड़ा अहम है और नवाज़ शरीफ के मुस्तकबिल के लिए भी ये बड़ा अहम केस है। और अगर ताहयात नाअहली अब इस तमाम केस के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बराह रास्त अभी तक कोई इतला नहीं है कि उन्होंने तहरीरी तौर पर कोई फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है। मुस्लिम लीग नून बराह रास्त या नवाज़ शरीफ बराह रास्त इस केस में फ़रीक नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रिविज़िट करना है, उसको दोबारा देखना है एक लार्जर बेंच के ज़रिए और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के उस कानून का भी जायज़ा लेना है। और अगर ये फ़ैसला अगले चंद दिनों में हो गया तो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उनके लिए यह आसान हो जाएगा कि नवाज़ शरीफ की अगर कागज़ात नामज़दगी मंजूरी के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन अपीलों को रद्द करना है या नहीं, क्योंकि नवाज़ शरीफ पे भी ये एतराज़ यकीनी तौर पे उठेगा कि उनको ताहयात नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब अगर 7 रुकनी बेंच फ़ैसला देता है कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, 5 साल की होगी और उस हवाले से पार्लियामेंट का कानून जो है वो हावी होगा, तो फिर यकीनी तौर पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो हैं उनके लिए भी नवाज़ शरीफ के कागजात नामजदगी और ऐसे दूसरे जिसमें जहांगीर तरीन भी जो ताहयात नाअहल हुए थे उनके कागजात नामजदगी के हवाले से अगर कोई एतराज़ात इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हैं तो उनके ऊपर फ़ैसला करना इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होता है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये काम ये जो कार्रवाई है, ये जो समाअत है, ये नून लीग और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बड़ी अहम है और इसी तरह उन तमाम दूसरे सियासतदानों के सियासी मुस्तकबिल के लिए कि जिनको माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री या दोहरी शहरियत के हवाले से या झूठ बोलने के हवाले से करप्शन के इल्ज़ाम में झूठा हल्फिया बयान देने के इल्ज़ाम में नाअहल किया था और उनकी नाअहली ताहयात नाअहली तस्वर की गई थी। तो ये बड़ा ही एक अहम केस है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है और ये वो केस है जिसमें गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने यह वाज़े कर दिया था कि इसको बुनियाद बना के इलेक्शन के शेड्यूल में ताख़ीर नहीं की जाएगी। ये उस फैसले में लिख दिया गया था कि किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि इस कार्रवाई को, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बुनियाद बना के जो है इलेक्शन के शेड्यूल में ताख़ीर की जाए। तो इससे ये वाज़े है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ही ये केस लगा लिया है यानी 2 जनवरी को, तो इसका फ़ैसला भी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि अगर कागजात नामज़दगी किसी के कबूल होने या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजों को इन एतराज़ात और इन अपीलों के ऊपर फ़ैसला करने के दौरान ही उनको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ताहयात नाअहली वाली जो शिक है, क्या वो नवाज़ शरीफ अगर 5 साल पूरी कर चुके हैं नाअहली तो क्या वो उनके कागजात नामज़दगी मंजूर होंगे या नहीं। तो इस हवाले से कल की कार्रवाई भी बड़ी अहम है। अब दूसरी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जजेस से ज़्यादा
हमारे जो अवामी अदालत लगाने वाले जजेज़ हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, कुछ एंकर पर्सन हैं, कुछ तज्ज़ियाकार हैं, उनकी कार्रवाई उनकी तरफ से डाली जा रही है। और बज़ाहिर कुछ ऐसे सीनियर सहाफ़ी साहिबान हैं जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो वो ये मशवरे दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने हल्फ और अपने आइन से रूगर्दानी करते हुए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे जो हैं कुछ फ़ैसले करें। और ये फार्मूला भी कुछ ऐसे सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की तरफ से पेश किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि बड़े सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करे कि इमरान खान जो है उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए, मगर फिर उसके साथ साथ जितने भी अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हैं जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पे इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो उनको भी ज़्यादा छेड़ा ना जाए। और ये मशवरे किसी और की तरफ से नहीं। आज मैं बात करूँगा दो सीनियर सहाफ़ियों के तज्ज़ियों के हवाले से। उनमें से एक हैं सुहेल वड़ाइच और दूसरे हैं अंसार अब्बासी। सुहेल वड़ाइच ने जस्टिस मुनीर की तरफ से एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा है। सुहेल वड़ाइच बड़े माहिर हैं मरे हुए लोगों के बिहाफ पे खतूत लिखने के, और वो उन खतूत का सहारा लेके इस्टेब्लिशमेंट का भी पैगामात जो हैं वो बड़े ख़ूबसूरती से कन्वे कर देते हैं। बड़ा आसान होता है ये कह देना कि ये तो एक फ़र्ज़ी ख़त है। तो इसी तरह उन्होंने तारीख़ में एक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत और इंतहाई गैर आइनी और मार्शल लॉ के हिमायती सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के नाम से एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा है, जिसका मुखातिब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने मरे हुए जस्टिस मुनीर के मुंह में डाल के सुहेल वड़ाइच ने कहा है, वो शायद अपने मुंह से वो नहीं कहना चाह रहे थे, और वो एक किस्म का उनको ये बहाना मिल गया कि ये तो एक फ़र्ज़ी ख़त है। लेकिन फ़र्ज़ी ख़त, अफवाहों को फैलाना और फिर गैर आइनी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों को तरग़ीब देना, ये भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर अखलाकी और गैर पेशा वराना अमल है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को वही कुछ करने को कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आज हम 75 साल बाद पाकिस्तान इस हालात में पहुँचे हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने किया क्या है? जस्टिस मुनीर की तरफ से एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। जस्टिस सुहेल वड़ाइच साहब का पस मंज़र तो सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक दिन जियो के साथ भी करते हैं, और वो कॉलम नवीस भी हैं, बड़े मशहूर हैं। और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो जब कॉलम में कुछ लिखते हैं तो वो एक पैगाम होता है, ख़ास तौर पे कभी कभी वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी अपनी कॉलमों की सूरत में पहुंचा देते हैं। और ख़ास तौर पे सुहेल वड़ाइच और चंद दीगर ऐसे सहाफ़ी उस वक्त काम आते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से रब्ता नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के आइडियाज़ के साथ और इस तरह के एक फ़र्ज़ी खतूत के ज़रिए अपना पैगाम भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहुँचाते हैं। और ये करते हुए वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचते कि बज़ाहिर वो अपनी तरफ से अगर तंज़ भी कर रहे होते हैं, तो वो तंज़ और हकीकत के बीच और संजीदा दलाइल के बीच जो एक बड़ी बारीक लाइन होती है, वो भी क्रॉस हो जाती है। तो एक लिहाज से नौजवान नस्ल भी जो है इस तरह के कॉलम पढ़ के वो गुमराह हो रही होती है। और वो नौजवान नस्ल जो इमरान खान ने तैयार की हैं, जो कि इंतहाई गैर सियासी हैं, जो आइन परस्त नहीं है, जमहूरियत परस्त नहीं है, जो कि एक शख्सियत परस्त हैं, वो सियासी कारकुन और सियासी लीडर नहीं, बल्कि वो एक शख्सियत परस्त और फ़ैन क्लब की सूरत में मौजूद है, उसको भी गुमराह करने के लिए ऐसे कॉलम जो हैं वो बहुत कारआमद साबित होते हैं। और इस कॉलम के अगर मैं मुख्तसर कुछ अहम नुकात अगर आपके सामने रखूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से सुहेल वड़ाइच ने बैनस सतूर एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पहुँचाने की कोशिश की है। और अगर ये कहा जाए कि ये पैगाम से ज़्यादा एक धमकी है, ख़बरदार किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आइन पे अगर अमल किया गया तो फिर उसके नताइज होंगे, और उसके नताइज वैसे ही होंगे जैसे माजी में सुप्रीम कोर्ट को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा है। तो जस्टिस मुनीर की तरफ से जो फ़र्ज़ी ख़त लिखा गया है, तो जस्टिस मुनीर में आपको बताता चलूँ कि ये 1954 में जब पार्लियामेंट जो है वो बरतरफ़ कर दी गई थी, उस वक्त के जो सदर थे उनकी तरफ से, तो जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो सिंध कोर्ट में चले गए और सिंध कोर्ट के अंदर उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, पार्लियामेंट बहाल कर दी गई। और ये जब फील्ड मार्शल अयूब खान की तरफ से ये जो बरतरफ़ की गई पार्लियामेंट जब सिंध कोर्ट ने बहाल की,
तो उस वक्त की हुकूमत ने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में आए, और जो फेडरल कोर्ट उस वक्त होती थी उसमें जस्टिस मुनीर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस मुनीर, और ये 1954 से लेके 1960 तक ये चीफ जस्टिस रहे हैं। और उन्होंने जो पार्लियामेंट थी, जो असम्बली की बरतरफी थी, जो कौमी असम्बली की, उसको जायज़ करार दिया और हुकूमत की अपील को मंजूर कर लिया। और उनके साथ एक बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ और मारूफ और तारीख़ी जज जस्टिस AR कार्नेलियस से उन्होंने उस वक्त भी इख्तलाफ किया था। और कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला था जो नज़रिया ज़रूरत का पहली बार इस्तेमाल हुआ, और इस फ़ैसले ने बुनियाद रखी बाद में आने वाले जनरल याहिया खान का मार्शल हो या जनरल ज़िया-उल-हक़ का या जनरल मुशर्रफ का। तो इस नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पे ये तमाम मार्शल आए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया कि जो नज़रिया ज़रूरत सबसे पहले जस्टिस मुनीर ने मुतारफ़ कराया था। तो अब ये जस्टिस मुनीर के एक किस्म के फ़र्ज़ी ख़त के ज़रिए तारीख़ को मसख़ करने के लिए उनकी वकालत की जा रही है, और मौजूदा जजेस को भी कहा जा रहा है कि वो जस्टिस मुनीर न बने तो उनके लिए भी संगीन नताइज हो सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे तज़ादात हैं। जब सोहेल वड़ाइच चीफ जस्टिस को लिखते हैं, मैं ये कहूँगा कि सोहेल वड़ाइच लिख रहे हैं और या फिर इस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए ये पैगाम दे रही है कि आज जिस कैच 22, यानी कैच 22 ये है कि जैसे आप दायरों में घूम रहे हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, ये करते हैं तो फिर वो होता है, वो करते हैं तो ये होता है, तो इस कैच 22 से आप गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में आइन के होते हुए किसी किस्म की कोई कैच 22 सिचुएशन नहीं होती, मगर सोहेल वड़ाइच साहब ये तसव्वुर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब या सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए पता नहीं क्या कैच 22 सिचुएशन है। सोहेल वड़ाइच साहब इस तरह की कैच 22 सिचुएशन माजी में भी पैदा कर चुके हैं, और उससे पहले उनकी एक वजह शोहरत ये भी थी कि जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे एंकर पर्सन के साथ मीटिंग की थी, और 30-40 एंकर पर्सन वो बहुत ही मतलब शौकीन मजाज थे, और एटमी ताकत पाकिस्तान के सपा सलार जो हैं वो 7-7 घंटे बैठ के एंकर पर्सनों से वो 25-25, 30 से सैकड़ों पर्सनों को बिठा के सवालों के जवाब दे के, और फिर कहते थे ये ऑफ द रिकॉर्ड है। और फिर कुछ सीनियर सहाफ़ी जैसे सोहेल वड़ाइच उनके ज़रिए उन्होंने बाजवा डॉक्ट्रिन के भी खबरें चलवाई कि बाजवा ये चाहते हैं, बाजवा वो चाहते हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड एंकर पर्सनस के जहनों को ब्रेन वॉश करने के बाद और डराने धमकाने के बाद वो ये भी चाहते थे कि लोगों को भी और अदलिया को भी और दूसरे हल्कों को भी पता चले कि आर्मी चीफ क्या सोच रहा है, और अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ना हुआ तो फिर आर्मी चीफ ये कर देगा। तो सोहेल वड़ाइच साहब ने भी एक ऐसी ही ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग थी एंकर पर्सनों के साथ जनरल बाजवा की, उसको बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से एक पूरा सफ़ा रंगीन सफ़ा जंग अखबार में छापा था, और उसमें बताया था कि बाजवा साहब ये सोच रहे हैं, सपा सलार की ये थिंकिंग है। और उसके बाद से फिर हालात ऐसे हुए कि इमरान खान के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई। ये बिल्कुल शुरू का एक हनीमून पीरियड था इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान का। तो उस दौरान जनरल बाजवा ने अपनी नाम नहाद बाजवा डॉक्ट्राइन दी थी। तो सोहेल वड़ाइच साहब ने उस वक्त भी एक बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से काम किया था, और अब ये जस्टिस मुनीर के नाम से ख़त लिखा है जिसमें वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप कैच 22 सिचुएशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। और सोहेल वड़ाइच बज़ाहिर सिर्फ ये राग़िब कर रहे हैं अदलिया को और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस को कि ज़रा एहतियात करें, ज़रा मोहतात रहें। ये वो बात है जो ख़ुद सपा सलार या इस्टेब्लिशमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकती, मगर सोहेल वड़ाइच जैसे सहाफ़ियों के ज़रिए फ़र्ज़ी खतूत लिखवा के बैनुस्सतूर ये पैगाम ज़रूर दिए जा रहे हैं। फिर आगे तरफ कहते हैं कि जस्टिस मुनीर ने ये ख़त में लिखा कि ऐसी सिचुएशन से मैं भी गुज़रा था, एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ गहरा समंदर। अब ये जस्टिस मुनीर की सोच नहीं है, ये सोहेल वड़ाइच की या तो अपनी सोच है, या वो अपने तौर पे कन्विंस हैं कि वाकई ये नताइज हो सकते हैं, या फिर ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है, और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाह रही थी। तो सोहेल वड़ाइच ने कोशिश की है कि इसको बीच में तंज़ का ज़ाविया भी दे दिया जाए, ताकि अगर कहीं ये तासुर मिले कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है तो सोहेल वड़ाइच कहें मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तंज़ कर रहा था। तो आगे जाके कहते हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ गहरा समंदर। ये जस्टिस मुनीर फ़र्ज़ी तौर पे लिख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब को, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है। एक तरफ खाई है जो कि गैर आइनी इक़दामात हैं, और ये वो खाई है जो जस्टिस मुनीर ने खोदी थी, बनाई थी, ये खड्डा है और उसमें बार बार ये कौम गिरती रही है। और दूसरी तरफ आइन का रास्ता है जो एक पक्की सड़क है, एक शाहराह है, एक मोटरवे है तरक्की की जानिब,
और जमहूरियत की जानब। तो बहरहाल ये सुहेल वरायत साहब का ये सोच है, मालूम नहीं अब उनकी अपनी सोच है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम है जो पैगाम रसानी जिस तरीके की जा रही है। और फिर कहते हैं कि ये जस्टिस मुनीर ने जो ख़त में लिखा कि जस्टिस मुनीर ये कहते हैं कि अगर मैं असम्बली बहाल कर देता 1954 में जो ख़त्म असम्बली थी 1956 में, तो फिर जो थोड़ा बहुत इंसाफ आवाम को मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी थोड़ा बहुत इंसाफ, ये अब मुझे अफसोस की बात है कि इतने सीनियर सहाफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये करवाया तो उनका माइंड सेट देखें कि ये एहसान समझते हैं आवाम को इंसाफ देना। ये जो थोड़ा बहुत मिल रहा है इस पर गुजारा करो, थोड़ा बहुत। और ये सुहेल वरायत जैसे सीनियर जर्नलिस्ट आवाम को बता रहे हैं आप मुकम्मल इंसाफ के काबिल नहीं हैं, आप लोग बड़े छोटे लोग हैं, आप लोग जो हैं जैसे नाउज़ बिल्ला आपको कमी नहीं होता, ये थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा ले लो, इंसाफ को रोटी के टुकड़ों की तरह जो हैं गरीब लोगों की तरफ उछालने वाले ये जो सहाफ़ती वडेरे हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के जो वडेरे हैं ये ख़बरदार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि थोड़ा बहुत इंसाफ है, फिर आप ये भी नहीं कर सकेंगे। सुबहान अल्लाह। जबकि जो हल्फ उठाया है इन सहाफ़ती वडेरों ने भी और इस्टेब्लिशमेंट के वडेरों ने भी, उन्होंने ये हल्फ नहीं उठाया कि हम थोड़ा बहुत आइन का दिफा करेंगे, हम थोड़ा बहुत सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इन जजों ने यह हल्फ उठाया कि वो आइन का मुकम्मल तौर पर दफा करेंगे और आइन के मुताबिक अपने फ़ैसले करेंगे। तो सुहेल वरायत जैसे सहाफ़ी जो हैं वो अब इनको बता रहे हैं कि चलो गुजारा करो, थोड़ा बहुत इन कमी कमीन आवाम को जो है इंसाफ दो। मैं ये वाज़े कर दूँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ, इस्टेब्लिशमेंट चूँकि अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रही और बरमला माफ़ी नहीं मांग रही आवाम के सामने और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से माफ़ी नहीं मंगवा रही, तो अब उनको वही हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय जो हथकंडे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं वो होने चाहिए। उस इलेक्शन के नतीजे में चाहे जो भी इक़्तिदार में आ जाए, चाहे आप इमरान खान को बाहर करें या ना करें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जो भी इक़्तिदार में आएगा वो मकाफ़ात अमल होगा, वो मकाफ़ात जिसको कहते हैं कि मकाफ़ात नगर होगा। ये जो जाली मकाफ़ात नगर बनाया है हमारे सीनियर दोस्त सहाफ़ी ने, इस तरह के जाली मकाफ़ात नगर नहीं होंगे। असली मकाफ़ात नगर वो होगा कि जब इलेक्शन होंगे और अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ कोई पार्टी आती है तो वो मकाफ़ात नगर होगा और ऐसा मकाफ़ात नगर होना भी चाहिए। ये 1000 दर्जे बेहतर है उस नाम नहाद मकाफ़ात नगर से कि जिसके ज़रिए जिसका हवाला दे के हम गैर आइनी इक़दाम के लिए जजेस को तरगीब देते हैं। फिर आगे जाके लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक और जस्टिस अनवारुल हक, ज़ियाउल हक जो फ़ौजी आमर थे और अनवारुल हक जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी और मौलवी मुश्ताक जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के हेड कर रहे थे हाई कोर्ट के, उन्होंने फांसी दी थी। तो जनरल ज़ियाउल हक जो है वो मशवरे कर रहे हैं अदालत खुदाबंदी में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्तों के बारे में। अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की अदालत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पेश हुए और जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को कह रहे हैं कि मैं जहाँ इस दूसरी दुनिया में हूँ, अब जनरल ज़िया मेरे पास अभी भी आ रहे हैं मशवरे लेने के लिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्लाह ताला की अदालत में पेश है कि इन्होंने दुनिया में मेरे साथ बड़ा जुल्म किया था, तो वो अभी भी मशावरत करते रहते हैं। और फिर ये तासुर दे रहे हैं और ये मशावरत इसलिए की जा रही है कि जस्टिस अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक जैसे जजों से कि वो अल्लाह ताला की अदालत में किसी कानून और आइन का हवाला देंगे। अब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लाइल्मी और बेखबरी नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला की अदालत में आइन और कानून नहीं है, वो एक दुनिया ही और है, वो अल्लाह ताला की अदालत है, उसके अपने कानून हैं और अपने कवायद हैं। तो वो तो मकाफ़ात अमल जो वहाँ पे होगा सो होगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में कानूनी और वैसे भी अब अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है शिकायत लगा रहे हैं अल्लाह ताला की अदालत में, तो उसके ऊपर जनरल ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर और अनवारुल हक जैसा जज जो अदालती कातिल और फिर मौलवी मुश्ताक जैसा जो है वो कसाई जो कि ट्रायल कोर्ट का जज था, बदतमीज़ भी था, उससे वो कानूनी मशवरे लेंगे और उसको कानूनी बता रहे हैं कि जो कुछ माजी में वो भी कानूनी था और अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं अल्लाह ताला की अदालत में। जंग तो हो चुकी और फ़ैसले हमने देख भी लिए कि जो ऐसे फ़ैसले करने वाले हैं उनको तारीख़ अब कैसे याद करती है। आगे जाके सुहेल वरायत साहब कहते हैं कि इमरान खान की वालदा शौकत खानम और उनके शोहर भी कई बार जनाज़ साहब से मिलने आए और एक जगह कहते हैं कि जनाज़ साहब के बारे में जस्टिस मुनीर ख़त में लिख रहे हैं, ये फ़र्ज़ी ख़त में, कि वो तो हमसे मिलते भी नहीं हैं,
तो दूसरी तरफ इमरान खान की जो वालदा हैं उनसे जिन्ना साहब मिल रहे हैं। तो एक अब इमरान खान भी जो है एक बहुत बड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन गए माशाल्लाह से, और उनकी वालदा भी बड़ी, उनसे जना भी मिल रहे हैं और उनकी भी बड़ी माशाल्लाह से अब तारीख़ी जो कि इमरान खान ने किया इस सियासी निज़ाम के साथ वो भी हमारे सामने है। तो इमरान खान भी एक किस्म का वो हीरो बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक किस्म का जिसको कह रहे हैं कि सुहेल वराइस साहब अपना तवाज़न रखने के लिए साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी और जमहूरी क़ुव्वतों के हवाले से भी, लेकिन असल पैगाम जो है, असल धमकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कन्वे की जा रही है। फिर आखिर में कह रहे हैं कि मुझे जो ख़बरें मिल रही हैं वो बड़ी ही परेशान कुन हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। यानी खुदा न खास्ता ये वो धमकी आमेज़ पैगाम है जो कि सुहेल वराइस जैसा सहाफ़ी बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद अब इस फ़र्ज़ी जस्टिस मुनीर के ख़त के ज़रिए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। फिर कहता है कि अगर आप खान को रिलीफ देते हैं, हत्ता कि इसे रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका भी देते हैं, वो इक़्तिदार में भी आ जाता है, तो क्या होगा? मेरे ख़्याल में अगर आइन और कानून की तशरीह करते हुए इमरान खान जैसा शख्स भी, जिस शख्स ने इस आइन और कानून के चीथड़े उड़ाए हैं, मगर अब मकाफ़ात अमल यही है कि ये शख्स अगर आइन और कानून की तशरीह के नतीजे में दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाता है तो उसको आना चाहिए। बहुत हो गया अब उससे हम। अच्छा, सुहेल वराइस सब डरा रहे कि अगर आ गया तो क्या होगा? क्या होगा जी? फ़ौज से लड़ाई हो जाएगी, अदलिया से कशमकश होगी, मीडिया से वो बदले लेगा, मुखालिफ सियासतदानों को फिर जेल भेजेगा। भाई ये क्या बातें हो रही हैं? आप किसको डरा रहे हैं? मतलब ये सब चीज़ों की वजह से चीफ जस्टिस कादिर फायजी साहब या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो इंसाफ करना छोड़ दें, जिन्होंने वो हल्फ उठाया उस हल्फ से रूगर्दानी कर दें, और वो भी सुहेल वराइस के इस कालम के ऊपर। तो ये महज एक पैगाम रसानी है मैं समझता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गलत सोच और इससे ज़्यादा गुमराह कुन, नौजवान नस्ल के लिए गुमराह कुन तज्ज़िया नहीं हो सकता कि नौजवान नस्ल को बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीर ने जो माजी में फ़ैसले दिए थे उसकी भी कोई वजह थी, कोई लॉजिक थी, कोई रीज़न थी। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बददियानती नहीं हो सकती तारीख़ के साथ कि आप एक फ़र्ज़ी ख़त की शक्ल में जो है एक जुर्म को, एक आइन से संगीन गद्दारी को, उसके तौजीहात पेश करें और नौजवान नस्ल को इस हवाले से गुमराह करें। फिर आगे कहते हैं कि ये लड़ाई हो जाएगी। भाई ठीक है ना, अब मसला ये है कि इमरान खान का जितना शायद हम जैसे सहाफ़ियों ने भुगता है, कत्ल भी हुए हैं, अफसर आलम को गोली लगी, असतूर को घर में जाके मारा गया। अब मैं अपनी बात नहीं करता जो भी हुआ, लेकिन बहुत बुरा सलूक हुआ। मगर क्या वो सलूक इस वजह से था कि हम आइन के साथ नहीं दे रहे थे? नहीं, जो सलूक उस वक्त हमारे साथ हुआ वो भी इस वजह से था कि हम आइन और कानून की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे। और अब भी जो सलूक होगा उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म क्यों ना आ जाए। मगर उसको रोकने के लिए अगर सुहेल वराइस साहब जैसे सहाफ़ी चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि फिर सोच लें, बड़ी बर्बादियों के किस्से हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ये इंतहाई मैं समझता हूँ इंतहाई गलत सोच है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, वो बड़े सीनियर हैं, मोहतरम हैं हमारे, लेकिन इस तरह के नज़रियात जिससे नौजवान नस्ल गुमराह हो, उसके बाद मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की राय रखने वाले या इस तरह के पैगामात देने वाले लोगों को एहतराम करना। फिर आगे जाके सुहेल वराइस साहब कहते हैं कि फिर वो आगे जाके कहते हैं कि अगर मैं नज़रिया ज़रूरत को मद्देनज़र ना रखता तो फ़ौज और अदलिया की लड़ाई ओ भाई हो जाती। अगर उस वक्त हो जाती तो शायद आज सुहेल वराइस और दूसरे दीगर जो लोग हैं वो शायद इस पोजीशन में ना होते कि वो आज इस तरह के तज्ज़िये कर रहे होते। कम से कम वो हालात ना होते जो 75 साल से आज जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन गैर आइनी हालात से आज और इमरान खान के दौर में, उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो है लड़ाई नहीं हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टैंक नहीं चढ़ाए गए, उस वक्त जस्टिस मुनीर जैसे बुज़दिल लोग थे। और उसकी वजह यह है कि अभी भी जस्टिस मुनीर की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे वो सहाफ़त में, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं। और ये वजह है हम उस सोच को ख़त्म नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये सोच के कि अगर हमने सही फ़ैसले किए तो न जाने इस मुल्क में क्या तबाही हो जाएगी। फिर कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस मुनीर ख़त लिख रहे कि अगर मैं ये नज़रिया ज़रूरत के हक़ में फ़ैसला ना देता तो सुप्रीम कोर्ट पर टैंक चढ़ा दिए जाते। जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में जो है जस्टिस एस ए नुसरत, जिन्होंने रेफरेंडम कराया, गैर जमाती इलेक्शन कराया, वो कहते हैं कि अगर जजेस मार्शल लॉ को जायज़ ना करा। अब देखिए ये जुमले कोई लिखने वाले हैं,
आप एक कातिल, एक डाकू, आइन के संगीन गद्दारों को हीरो बना के नौजवान नस्ल के लिए ये जुमले लिख रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आइन से संगीन गद्दारी का जवाब पेश किया जाए नौजवान नस्ल को, और वो भी इतने सीनियर सहाफ़ी की तरफ से? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की धमकियाँ और पैगाम नहीं है? अगर ये नहीं है तो और क्या है? हमारी राय में तो सहाफ़त के भी कुछ इक़दार होते हैं, कुछ ज़ाब्ता अखलाक होता है, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं। आप लोग जो हैं ये फ़र्ज़ी कहानियाँ और फिक्शन क्रिएट करके नौजवान नस्ल को आप गुमराह कर रहे हो, ये तासुर दे रहे हैं कि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू जो आज सुहेल वड़ाइच अपने मुंह से बोलते हुए शर्म आती है, उनको नदामत होती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू एक फ़र्ज़ी ख़त बना के एक ड्रामा क्रिएट करके आप वही बात नौजवान नस्ल तक पहुँचा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि रिंद के रिंद रहें, हाथ से जन्नत ना गहीं। अब इस तरह की ये जो अप्रोच है हमारे सीनियर सहाफ़ियों, तजज़ियाकारों की, इस पर अब मज़ीद क्या राय दी जा सकती है? और ये पहले बार नहीं, पहले भी हो चुका है, बाजू डॉक्ट्राइन का मैं जिक्र इस हवाले से कर चुका हूँ। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि आगे जाके फिर आखिर में ये देखते हैं कि कहीं तारीख़ में हमारा नाम चाहे स्याह हरूफ में लिखा जाए मगर हमने रियासत को बचाने की कोशिश की है। अब सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो वही रियासत वाला नज़रिया नारा लगा रहे हैं जस्सो मुनीर के मुंह में डाल के, जो तारुल कादरी जैसे गैर मुल्की शहरी नाम ने आज सियासतदानों ने किया था और इधर धरना किया था और इनकलाब लाते लाते ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, और आज तक इस मुल्क में दोबारा नज़र नहीं आए। कैनेडियन शहरी हैं। और ये सुहेल वड़ाइच साहब अब फिर वो रियासत बचाओ सियासत ना बचाओ। भाई रियासत सियासत से होती है, रियासत जो है वो सियासत के बगैर उसका कोई वजूद नहीं है। अगर आप इस मुल्क को अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं तो और बात है, ये रियासत नहीं है। रियासत अवाम से होती है, अवाम के मफाद से होती है, आइन से होती है। रियासत में कोई ताकतवर इदारा गन पॉइंट पे हुकूमत पे कब्ज़े नहीं करता है। मगर मालूम नहीं सुहेल वड़ाइच साहब जस्टिस मुनीर के मुंह में डाल के ये बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने रियासत को बचाने की कोशिश की है। और अगर आपके फ़ैसलों की वजह से रियासत को कुछ हो गया तो जमहूरी बसात लपेट दी गई तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी से बच पाएंगे? कौन ज़िम्मेदारी डालेगा भाई? सुहेल वड़ाइच लिखेगा कॉलम के मैंने तो पहले ख़बरदार कर दिया था। ठीक है, आप यही लिखोगे ना। अब मसला ये है, ऐसे सीनियर सहाफ़ियों को ना तो कोई छेड़ता है, ना उनको कोई धमकी लगाता है, ना उनको कोई कत्ल का ख़तरा होता है, ना उनको अगवा होने का ख़तरा होता है, ना तशद्दुद का ख़तरा होता है। ऐसे सहाफ़ियों की माशाल्लाह से कारोबार जो है वो गुलशन का कारोबार चलता रहता है, हर दौर में चलता है। चाहे वो आमिर का दौर है, चाहे वो इमरान खान जैसे आमिर का दौर है, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर है। और ऐसे लोगों की जो प्रोमिनेंस है वो उसको इस्तेमाल करते हैं दोनों तरफ के पैगाम एक दूसरे को पहुँचाने के लिए। अपना कोई असूल और कोई नज़रिया नहीं होता और हर बार फ़र्ज़ी खतूत लिख के या फिर डॉक्ट्राइन के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसानी या पैगाम्बर ही बने रहते हैं। और फिर आखिर में लिखते हैं कि मकाफ़ात नगर में आप लोगों का एक फ़ैसला ज़ेर बहस है कि किस तरह आपने बगावत में मुलव्वस शख्स को इलेक्शन टिकटों के बारे में मशवरे देने की इजाज़त दी। अब क्योंकि वड़ाइच साहब वैसे भी कोर्ट रिपोर्टर है नहीं, उनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने इलेक्शन टिकटों की मशावरत की किसी को इजाज़त नहीं दी। मुलाकात की इजाज़त है जो आइन के तहत हर शहरी का हक़ है, बड़े से बड़े मुजरम का हक़ है। ख़ुद तो कुलभूषण जाधव जैसे भारतीय जासूस की मुलाकात आप लोगों ने कराई नहीं। और फिर जब यूनाइटेड नेशन से डंडा आया तो उसके बाद पार्लियामेंट में कानून साजी करके उसके मुलाकातें करवाई हैं, उसके वकीलों से मुलाकातें करवाई हैं, उसके अहले खाना से जो इंडिया से आए थे उस जासूस को मुलाकातें करवाई हैं। और अपने किसी भी पॉलिटिशियन में उसको पसंद नहीं करता, उसने जो हरकतें की या नौमई किया, मैं उसकी लायकी नहीं है। लेकिन ये कहना कि अदालतों ने उसको टिकटों की मशावरत के लिए मुलाकात का वक्त दिया वकीलों को, ये बिल्कुल गलत है और ये गुमराह कुन है और ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। और फिर कहते हैं क्या ये बैल को सुर्ख कपड़ा दिखाने के मानद नहीं है? आप अगर उसे बैल कह रहे हैं तो फिर इस मुल्क में बैल को ज़बह भी होना चाहिए। ये गौ माता नहीं है, ये गाय नहीं है, फिर इस बैल के साथ बैल वाला सलूक होना चाहिए। मगर आप जैसे सहाफ़ी और दूसरे जो तजज़ियाकार हैं वो शायद इन बैलों की सवारी पे ही बहुत खुश हैं और इस बैल को जो है इसी मकसद के लिए आप लोग इसकी पूजा भी करते हैं। माजरत के साथ इस बैल के, अगर ये बैल हैं तो इनका कोई हक़ नहीं है कि ये आइन और जमहूरियत के बरखिलाफ़ अदलिया को इस तरह की पैगाम रसानी करें। इनको बैल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आपको सिर्फ फ़ैसले नहीं देने, इनके नताइज पर भी नज़र रखनी होगी। अब ये देखें, ये बड़ा ही धमकियाँ में और बिलो द बेल्ट में समझते हुए पैगाम है, नताइज पर भी नज़र रखनी होगी। हमें नताइज पर क्या नज़र रखनी होगी? अगर ऐसा ना किया तो ये निज़ाम चल नहीं सकेगा। ये वो
ये जो वड़ैच साहब है ना, इन्होंने एक दा किताब लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और ये कंपनी नहीं चलेगी वाली बात भी मालूम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से किसी के कहने पे टाइटल दिया गया, फिर उसको हटवाया गया। वो ये फेज़ था कि जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से दूर हो रही थी और ये कंपनी नहीं चलने का नारा देने वाले सोहेल वड़ैच अपने कालम के अख्ताम में लिखते हैं, अगर ऐसा ना किया तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। भाई ना चले, कौन सा निज़ाम? इसको आप निज़ाम कहते हैं? ये निज़ाम डाकू है, ये निज़ाम नहीं है। ये गैर आइनी और आइन से संगीन गद्दारों का एक टोला है जो मुसलसल साजिश कर रहा है, और इनसे हज़ार दर्जे बेहतर है वो इमरान खान, जिसने जितने भी बड़े जुर्म किए हैं, मगर अब वो कम अज़ कम अब वो सियासी एक अमल के ज़रिए आना चाह रहा है। तो अगर आप उसको गैर आइनी तरीके से उसके साथ कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम जैसे लोग जो हैं इसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, मगर अगर आइनी तरीके से और अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, कानून के मुताबिक, शफाफ इलेक्शन के ज़रिए अगर आपने उसको शिकस्त देनी है तो आप दें, लेकिन फिर ये शिकस्त देना किसी इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है और किसी ऐसे डाकिए का काम नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा हो। ये शिकस्त देना सियासतदानों का काम है, आवाम का काम है और वोटरों का हक है। आखिर में ये जो धमकी आमेज़ जस्टिस मुनीर का एक फ़र्ज़ी ख़त शाया किया है एक कालम की सूरत में, इस ख़त के हवाले से फ़हमीदा रियाज़ की एक नज़म मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।